आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। भाईजान की टीआरपी कैसे डाउन हो गई। लाउड स्पीकर फ्लॉप है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुजरात चुनाव में सुपर फ्लॉप शो दिखाने के बाद हैदराबादी भाईजान ओवैसी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर तीखी टिप्पणी करने वाले ओवैसी को बीजेपी और संघ के साथ ही अब कांग्रेस का भी डर सता रहा है। कांग्रेस को ओवैसी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज करते हुए जिन्न कहकर राहुल का मजाक उड़ा दिया। सवाल यही है कि ओवैसी कांग्रेस से क्यों डर गए। ओवैसी के इस फियर फैक्टर की इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी ने तंज भरे अंदाज में राहुल गांधी पर सख्त टिप्पणियां की हैं, उनके टी शर्ट पहनने पर सवाल उठा दिए और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात का जिक्र किया कि वो पुराने राहुल गांधी को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, तो उस बात को भी जिक्र करते हुए उन्होंने जिन्न से तुलना कर दी। अब सवाल ये उठता है कि ओवैसी इतने तमतमाए क्यों हैं, खास तौर पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ओवैसी को क्यों लगता है कि राहुल गांधी में जिन्न है। क्या भाईजान की टीआरपी डाउन हो रही है, क्या लाउड स्पीकर उनका फ्लॉप हो रहा है और क्या उनके जो बयानों की फहरिस्त या अलग अलग राज्यों में जो उनकी धमक दिखाने की कोशिश थी उनको पलीता लग रहा है। क्या भाईजान घबरा इस बात से गए हैं कि अगर कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो कहीं मुस्लिम वोट बैंक जिसकी ठेकेदारी का वो दम भरते हैं वो एक बार फिर से कांग्रेस के पाले में तेजी से न जाने लगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ओवैसी के इस फियर फैक्टर की वजह क्या है। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोले मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो एक ही लगता है इनको। कांग्रेस बोलती नहीं इन्हें सेकुलर नहीं है, बीजेपी बोलती इन्हें मुल्क के वफादार नहीं है। आप क्या दुकाना खोल के बैठे हुए हैं चाचा जी, हैं? आपकी दुकान के पास मैं कभी नहीं गया, ना जाऊंगा। अंदाज बेलाग, सीधी सपाट बात, मजेदार शैली और लच्छेदार हैदराबादी भाषा में भाषण। ओवैसी का यही जुदा अंदाजे बयां उन्हें समर्थकों के बीच मशहूर बनाता है। माने बंदर भी देख के बोलता हूँगा, अब्बा मैं एक झाड़ से एक झाड़ कुलाठी मारता हूँ, ये बीजेपी में कितने कुलाठियां मार के जा रहे तुम लोग। हैदराबाद में एक बार फिर भाईजान की मजलिस सजी जिसमें निशाने पर रहे कांग्रेस और उसमें भी खास तौर पर राहुल गांधी। समर्थकों की तालियों के बीच भड़काऊ भाईजान ने राहुल गांधी पर ऐसे ऐसे तंज कसे कि उनका मजाक बनाकर रख दिया। कांग्रेस के पास एक नोटरी का ऑफिस है, जो उनके पास आके उनके मिला बोलते आ करो हम स्टैंप मारते सेकुलरिज्म का। ओवैसी ने राहुल गांधी के उस बयान का बेहद चुटीले अंदाज में मजाक उड़ाया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि वो अब सिर्फ लोगों के दिमाग में है, लेकिन वो उस राहुल गांधी को बहुत पहले मार चुके हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। ऐसे मत हैरान मत हो, हैरान मत हो। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। राहुल गांधी बीजेपी के दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, अपना नाम लेके बोल रहे मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। मैं उसको मार दिया, अगर मैं वो बोला मैं अपने आप को मार दिया तो बोलेंगे उठो भाई इसको ज्यादा ही हो गया इनको, अब चलो अब 3 दिन से बहुत दौरा कर लिया, इनको दौरे पड़ रहे शायद। उन्होंने बोल रहे और मीडिया वाले हाँ, मैं अपने आप को मार दिया,
मैं अपने आप को खत्म कर दिया। अरे बाबा, फिर तू खत्म हो गया तो फिर क्या है यहां पर? सुना आपने, लेकिन यहां बड़ा सवाल यही है कि असदुद्दीन ओवैसी आखिर कांग्रेस पर इतना भड़के हुए क्यों हैं? राहुल गांधी पर वो इतना बिफरे हुए क्यों हैं? क्या ओवैसी भी राहुल की भारत छोड़ो यात्रा के बाद उनकी कथित तौर पर बदल रही इमेज से परेशान हैं? इसे समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं, क्योंकि राहुल मजबूत हुए तो कमजोर कौन होगा? यकीनन हैदराबादी भाईजान। और इसका कारण भी बड़ा सीधा सा है, वो वोट बैंक जिसकी रहनुमाई करने का दम हैदराबादी भाईजान भरते हैं। दरअसल वो कभी कांग्रेस का कोर वोट हुआ करता था। ज्यादातर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव को भी कांग्रेस के खोते जनाधार का एक बड़ा कारण मानते हैं। ओवैसी को ये लगता है कि वो जिस तरह से पूरे देश में मुसलमानों के लिए एकमात्र मुसलमान पार्टी के तौर पर उभरते दिख रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ा रोड़ा हो सकती है। और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के पहले, 2023 में 9 राज्यों के चुनाव के पहले जरा सा भी मुसलमानों में भ्रम न रह जाए कि ओवैसी के अलावा उनका रहनुमा कोई और है। इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा बड़े खतरे के तौर पर देख रहे हैं। राहुल गांधी को वो हर हाल में एक मजाक का पात्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये बयान दिया। असल में कांग्रेस की कमजोरी में ओवैसी की मजबूती छिपी हुई है। यानी जितना कांग्रेस मजबूत होगी, ओवैसी भाईजान की सियासी डगर उतनी ही मुश्किल। अब बीते साल के चुनावी नतीजे उठाकर देख लें तो भी यह साफ हो जाता है कि यूपी, बिहार, बंगाल या फिर गुजरात, असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे जी जान से चुनाव लड़ा। मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर खुद को पेश भी किया। भाईजान ने इन चुनावों में अपने बयानों से सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिले। साफ है, पिछले कुछ चुनावों से भाईजान की टीआरपी गिर रही। उनका लाउड स्पीकर तो तेज बज रहा है, लेकिन उन्हें वोट नहीं मिल रहा। गुजरात इसका सबसे ताजा उदाहरण है, जहां ओवैसी की पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा। ये वो सभी मुस्लिम सीटें थी जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत थी, लेकिन ओवैसी को यहां 1% से भी कम वोट मिले। ओवैसी की पार्टी को 0.29% वोट मिला, जबकि नोटा को 1.58% वोट। यानी ओवैसी की पार्टी का नोटा से भी खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ओवैसी ने कांग्रेस का खेल जरूर बिगाड़ दिया। बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस से ओवैसी की अदावत की एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है, क्योंकि ओवैसी ने जहां भी चुनाव लड़ा वो बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा गए। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राजनीति के तमाम पंडित ये आकलन कर रहे हैं कि इसका कांग्रेस को कुछ फायदा जरूर हुआ है। कम से कम राहुल की इमेज में तो सुधार हुआ ही है। ये भी ओवैसी के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि ओवैसी के मन में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को लेकर डर जरूर है। यही कारण है कि ओवैसी मुस्लिमों को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। उन्होंने एक तरफ राहुल के भारत जोड़ने की बात का असर, दूसरी तरफ तेलंगाना में बीजेपी का बढ़ता जनाधार इस बार भड़काऊ भाईजान के सामने अपने ही घर में सबसे बड़ी चुनौती है। भाग्यनगर में बीजेपी की एंट्री से ओवैसी परेशान है। वो जानते हैं मोदी योगी आएंगे तो हिंदू वोटों का गणित गड़बड़ाएगा, लिहाजा उनकी पहली और आखिरी उम्मीद मुस्लिम वोटर्स पर ही टिकी है। इसका असर भी दिख रहा है। ओवैसी ने अभी से अपने कोर वोट बैंक को इंटैक्ट करना शुरू कर दिया। ये मुकाबला जब होगा तब बीजेपी जरा परेशान हो जाती। अरे ये क्या है रे भाई, उन्होंने आएंगे जरूर यहां पे और निशाना लैला को बनाएंगे, मगर मुझे मालूम आप मुझे कितना चाहते हैं। इस बार तेलंगाना में बीजेपी की तैयारी बड़ी है। बीजेपी अगले महीने यानी फरवरी से तेलंगाना में एक बड़ा चुनावी अभियान शुरू करने वाली है, जिसमें उसकी ओर से 11,000 से ज्यादा रैलियां आयोजित करने की योजना है। इसी महीने 28 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना पहुंच रहे हैं। जाहिर है तेलंगाना में सियासी तापमान अभी से बढ़ना शुरू हो गया। सभी दल अपनी तैयारियों में बिजी हैं। राहुल गांधी ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें राहुल ने कहा है कि देश में गहरा आर्थिक संकट, जबकि आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8% तक बढ़ने का अनुमान लगाया। वहीं वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया। राहुल ने कहा है कि युवा बेरोजगार हैं, जबकि राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है। वहां 28.5% बेरोजगारी दर है। बेरोजगारी में बिहार चौथे और झारखंड 5वें नंबर पर है।
राहुल ने चिट्ठी में यह भी कहा है कि महंगाई आसमान छू रही, जबकि पिछले 3 महीनों में महंगाई दर 5.77% से घटकर 5.72% हो गया है। राहुल ने यह भी कहा है कि देश की सारी संपत्ति चंद उद्योगपतियों को दी जा रही है, जिसका कोई फैक्ट नहीं है। यानी राहुल इस चिट्ठी में हर मोर्चे पर झूठे साबित हुए, लेकिन यह राजनीति है, दांव पेच यहां चलते हैं।